सारे आ गए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एरे मेथड्स पढ़े थे। सीट ले आए। आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। कर देंगे जल्दी क्या है। अच्छा, तो जी अगर आपको कल की क्लास का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। हम सिर्फ एरेज के साथ खेल रहे थे। ठीक है, एरेज में हमने सिंपल स्ट्रिंग यूज़ किया था क्योंकि आप लोग बहुत अक्लमंद हैं। तो अगर मैं मिक्स यूज़ करता तो हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यूज़ होते। तो हमने जो मेजर चीज़ कल पढ़ी है वो दो चीज़ें पढ़ी हैं कि हम किस तरीके से एरे में न्यू डेटा को पुश कर सकते हैं और उसी न्यू डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो पहली कमांड क्या थी? डॉट पुश। दूसरी कमांड क्या थी? डॉट पॉप। उसके बाद हमने डेटा रीड करने का तरीका भी देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक किसी एलिमेंट को अगर मुझे इंडेक्स नंबर पता है तो उसका हम किस तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में हमने वो देखा था। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि हमें ये कैसे पता लग सकता है कि टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं आपकी एरे में। उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? डॉट लेंथ। और डॉट लेंथ का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि उसमें से कितने माइनस करो तो आपको लास्ट इंडेक्स मिलता है 1। ये रिफ्रेश सही है जी। इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। हमने एरे मेथड्स की फाइल ही बनाई दी है। तो एरे मेथड्स की हमने एक फ़ाइल बनाई है। इसको हमने कमेंट कर दिया पुरानी वाली को। ठीक है, बाकियों को बंद कर देते हैं और हमारा जो index.html है वो लाइक सर्वर पे चल जाएगा। अब हमारे पास ये जो एरे है ये कुछ इस तरीके से, पहले हम ये सारा काम किस में कर रहे थे? कंसोल में। अब हम ये स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, अपनी फाइल में लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा ये फ़र्क है। अब एक इशू है कि मैं लिखूं console.log और मैं यहाँ पे लिखूं अपना न्यू एरे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, तो वो क्या कंसोल करेगा? सही, ये बात सबको पता है। इसके अलावा अगर मैं 7 करूं तो अनडिफाइंड, इसका मतलब है 8 करूं तो अनडिफाइंड ही आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके अंदर टोटल कितने आइटम्स हैं, तो मैं लिख दूंगा डॉट लेंथ। तो कितने टोटल आइटम्स हैं? 7। तो लास्ट आइटम का इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये क्या किया हमने? तो क्या आया? NYC। परफेक्ट, यही चाहिए था। अब मुझे ना थोड़ा सा एक चेंज चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं मैं उनको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। सिंपल सा टास्क है, बात समझ आ रही है? जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं वो मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे। तो मेरे पास कुछ तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ेकार क्या है
कि मैं इधर लिखूं 0 और 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 6। तो जब हम इधर आएंगे तो हमारे पास सारे के सारे हमारे जो आइटम्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी की तरीके से अगर मैं कॉन्सोल लॉग की जगह मैं क्या करता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वो यहाँ पे हो जाते। सिंपल, ये बात सबको समझ आ रही है। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि इस तरह का काम तो नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग में रिपीटेटिव काम को पसंद नहीं किया जाता। अब आप देख रहे हैं कि सारे जो लफ्ज़ हैं सेम है, कॉन्सोल लॉग कॉन्सोल लॉग कॉन्सोल लॉग, न्यू एरे न्यू एरे न्यू एरे, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर्स। तो प्रोग्रामिंग में रिपीटेटिव काम करने का काम किसका है, लूप्स का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप इस्तेमाल हो सकता है यही सारा काम करने के लिए। अब सवाल बनता है ये काम कैसे होगा, तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, तो लूप का कीवर्ड क्या है, फॉर, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स। इधर पहले क्या आता है, var i इज इक्वल्स टू 0, तो हमने एक i इनिशियलाइज करा लिया। अगेन ख्याल रखिएगा ये सेमी कॉलन होता है, कॉमा नहीं होता, सही है, ये कॉमा नहीं होता, ये सेमी कॉलन होता है। आपको फीलिंग आएगी अंदर से कि नहीं नहीं कॉमा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, सेमी कॉलन। दूसरी चीज़ क्या होती है, कंडीशन, यानी कि i लेस देन 10 कुछ भी, कि ये लूप कहाँ तक चलना चाहिए, ये भी हो गया। और जो कि बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जाहिर सी बात है अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होगा तो i की वैल्यू क्या बनी रहेगी, 0, और i हमेशा 10 से छोटा रहेगा, तो ये लूप गोल गोल घूमता रहेगा। अब जो मुझे काम करवाना होता है वो मैं कहाँ कराता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में, यहाँ के लूप बॉडी में। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग हेलो। तो जब आपको पता है मैं इधर आऊँगा, जी, तो मेरे पास हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ, 10 दफ़ा। एक और काम हो सकता है कि मैं कॉन्सोल लॉग करा दूं क्या, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 0 से लेके 9 तक आई। अब ये तो बड़ी कमाल चीज़ है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये जो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ लिखी न्यू एरे 0, तो ये क्या, कौन सी सिटी का नाम लेकर आएगी, अटलांटा। तो इधर 0 के बजाय मैं क्या लिख दूं, आई। तो जब लूप हर दफ़ा चलेगा तो वो उसका इंडेक्स नंबर बदलेगा, इंडेक्स नंबर बदलेगा मतलब हर सिटी का नाम बदलेगा। तो हम इसको इतना रखते हैं और उसको हम चला देते हैं। तो बड़ा कमाल हुआ कि जो चीज़ हमने 5-6 लाइनों में लिखी वो उसने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा काम हो गया। लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है, नीचे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के आगे कितना आ रहा है, यानी 3 दफ़ा अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, यानी कि कुछ तो पंगा हुआ है। अब ये पंगा ज़्यादा समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम 10 के बजाय अगर कंडीशन में क्या लिखें, 5, और हम दोबारा रिजल्ट्स को देखें तो ये कहाँ पे रुक गया, लॉस एंजलिस। अब लॉस एंजलिस से आगे तो सिएटल और एनवाईसी भी था, इसने वो प्रिंट ही नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि वो कब तक चला, 5, लेकिन इसको कहाँ तक चलना चाहिए, 7 तक। तो ये कहाँ तक चला, ये 7 तक नहीं चला है, ये 6 तक चला है। 7 उसका टोटल नंबर है, ये 7 यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि लेस देन हुआ, तो 7 काउंट नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, सही है। तो ये 7 पूरा हो गया। लेकिन इधर एक दोबारा मसला है। अब इसका मतलब है कि भाई किसी ने इसमें कुछ नया डेटा पुश कर दिया, अब मुझे पता नहीं इसका क्या नंबर है, तो क्या मैं बार बार अपने कोड में जाऊंगा, चेंज करूंगा कि भाई ये लूप का ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इसका मतलब है कि हमें कोई डायनेमिक तरीका चाहिए कि लूप को खुद से पता चल जाए कि इस एरे पे कब तक चलना है। बात समझ आई?
तो आपने इसका एक सिंपल हल तो अभी पढ़ा था, और वो क्या है, न्यू एरे डॉट, इसको ज़रा समझते हैं कि अब क्या होगा। वो न्यू एरे के बजाय क्या प्रिंट कर देगा, उसकी लेंथ, जो कि इस वक्त क्या है 7 ही है। आपको पता है कि मैंने आपको बोला था जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो वो वेरिएबल नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है उस वेरिएबल में क्या सेव हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो जब लाइन नंबर 3 पे आएगा तो वो लाइन नंबर 3 पे चेक करेगा कि न्यू एरे डॉट लेंथ में मुझे जवाब क्या आ रहा है, और जवाब इसको क्या मिलेगा 7। तो आपका वही कंडीशन बन गई जो पहले थी। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, वैसे इसको देख लेते हैं कि भाई चलता है, ये कब तक चला है, और कोई भी अनडिफाइंड आया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तब तक ही चला है जब तक इसको चलना चाहिए था। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, न्यू एरे डॉट पुश, ये तो आप सबको पता है, मैं कहता हूँ कराची, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, कराची को प्रिंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, डायनेमिक। इसका मतलब है कि ये इस तरह से लूप लिखने पे हम पूरे लूप के आइटम्स पे आइट्रेट कर जाते हैं या कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बात समझ आ रही है, ये आपकी ज़िंदगी से आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये जो चीज़ अभी मैंने सामने लिखी है। अगर आप इसको सही से समझ लेते हैं तो ये आगे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, वरना आगे आपकी ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक होगी। क्योंकि आगे एरे मेथड्स के 3 मेथड्स हैं, डॉट मैप, सही है, डॉट फिल्टर, और तीसरा कौन सा, फॉर ईच। ये तीनों जो हैं एग्जैक्ट इसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, वो एग्जैक्ट इसी चीज़ का वो शॉर्टकट है, उन्होंने इसको और छोटा किया है। ठीक है, अब जब आपको अगर ये चीज़ समझ में सही से नहीं आई ना, तो वो चीज़ समझ में आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि भाई जब न्यू एरे डॉट लेंथ हुआ तो हमने उसको ऐसे प्रिंट कर दिया। लेकिन अच्छा, कोई एक काम कर सकता है कि इसको उल्टा प्रिंट करें तो कैसे होगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कराची पहले प्रिंट हो, NYC बाद में प्रिंट हो, फिर सिएटल, फिर LA, फिर डेनवर, फिर शिकागो, बाल्टीमोर एंड एटलांटा। क्या करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट पहला काम, उसके बाद और क्या होगा, ग्रेटर देन लग जाएगा। चलो, और ज़ीरो को क्या करेंगे, अच्छा ये चलेगा, ये चलेगा, PC हैंग हो गया है। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई ना कोई पंगा आया था क्या। यानी कि ये हमने इसको बदल दिया, इसको बदल दिया, तो बचा क्या, ये I 0 होगा या क्या होगा, 7 होगा। लेकिन अब इसको डायनेमिक कैसे बनाएं, इसका मतलब है अगर मैं इसको बराबर कर दूं किसके, न्यू एरे डॉट लेंथ। अब अगेन प्रोग्रामिंग का रूल है कि अगर एक चीज़ रिपीट हो तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसके बजाय आपको करना क्या चाहिए, एक नया वेरिएबल बनाना चाहिए। आप बना लें एरे लेंथ, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। अगेन मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस होती हैं, एक कैमल केस है, एक पैस्कल केस है, लेकिन मैं ये थोड़ी ये वाली कन्वेंशन यूज़ करता हूँ, अंडरस्कोर वाली। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको यूज़ ना करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने बस क्या किया है, एरे डॉट न्यू एरे डॉट लेंथ को बदल दिया है किससे, क्योंकि इससे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसेसिंग को रिड्यूस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने एक दफ़ा लेंथ निकाल ली, काफ़ी है, मैं उसको 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, यही आपका गोल होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, कि आप प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बचाएं। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड में वाज़े फ़र्क आएगा।
तो शुरू से अगर आपको इसकी आदत होगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब इधर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई शुरू कहाँ से होगा? एरे लेंथ से। ख़त्म कब होगा? जब आई एरे लेंथ से बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा छोटा होगा? और उसके बाद क्या है? अब चलेगा? क्या हो रहा है? अब क्या मसला है? आई ग्रेटर देन अब क्या हो रहा है? और ये दूसरा बाल्टीमोर में भी ख़त्म हुआ है, अटलांटा नहीं आया। खेल रहे हैं क्या? भाई देखो ये क्या चीज़ है? ग्रेटर देन। तो वो हमेशा किसको एक्सक्लूड करेगा? ज़ीरो को। एक्सक्लूड का मतलब समझते हैं? निकाल देना। एक्सक्लूड निकाल देना, इंक्लूड मिला लेना। तो अगर आप ग्रेटर देन यूज़ करोगे तो ये वाला नंबर एक्सक्लूड हो गया, ये हट गया। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंक्लूड हो तो आप क्या लगाते हो? इक्वल्स टू। तो अब आपके पास अटलांटा भी आ गया। लेकिन ये क्यों आया? बाकियों को ये बात समझ आई? आई की शुरुआत कहाँ से है? एरे लेंथ से। एरे लेंथ क्या है? 7 है। क्या इसकी जो हमारी एरे थी, न्यू एरे, तो इसका मतलब है कि एरे आपके पास 8 है, 7 नहीं है। पहली बार कितने आइटम्स हैं? 8। तो जब वो ये वाले पहली बार वो चला रहा है, पहली दफ़ा लूप चला रहा है, तो आई किसके बराबर है? 8 के। तो क्या इस पूरी एरे में 8 इंडेक्स पे कुछ है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें पंगा है ना। तो अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्या? डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको -1 करेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो अब हमारी उल्टी एरे तैयार हो चुकी है। ये बात सुनिए, समझ आ रही है? यार देखो ये तो करना पड़ता है ब्रो। अच्छा, एक सिंपल सा और फंक्शन है जो कि इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, तो ये पता नहीं उनको चुल है। हालांकि दुनिया का सबसे पॉपुलर ये सवाल है। वो आपको कहता है कि एक फ़ंक्शन बनाओ, कौन सा? सॉर्ट का। आपको ऑनलाइन भी इसके बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, सिंपल सा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली उसका आपको क्या दिया हुआ है? एक एरे मेथड। सही है। अब ये सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। सही है, किसी को अरेंज करना। इसका मतलब है कि अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 5 3 9 7 25 0 4, ये मैंने एक एरे बनाई। अब इसमें नंबर्स आप अरेंजमेंट देख रहे हैं कैसा अजीब सा है। लेकिन मैं इस पर एक एरे मेथड चलाऊंगा, कौन सा? सॉर्ट। और पैरेंथेसिस क्या बता रहे हैं? क्या है? फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे? फंक्शन है, फंक्शन ही कहेंगे या कुछ और नाम देंगे? मेथड। इसको हम एंटर मारेंगे तो अब वो क्या बता रहा है? इससे क्या किया है? उसने बेसिकली क्या किया है, जो 25 है ना, इसका इसने 2 पहले देखा है। सही है। उसके बाद उसने 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो कर रहा है। वो पहला कैरेक्टर वो देख रहा है, वो 5 को इग्नोर कर रहा है। सॉर्ट फंक्शंस के कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट फंक्शन है, सबसे पागल फंक्शन के नाम से मशहूर है वो। सही है।
आप इसमें पता नहीं, आपने प्रोग्रामिंग के कुछ फेसबुक पे ना पेजेस को लाइक कर लें तो आपको ना इसके तहत वो कुछ मीम्स भी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि लोग मीम्स बना बना के लगा रहे होते हैं। अब ये तो थे नंबर्स, इनका आपको फिर भी समझ आ रहा है सॉर्ट फंक्शन कैसे चला, ठीक है। ये वाले ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, तो ये सॉर्ट हो सकता है, ये भी सॉर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू ABCD। तो जब आप न्यू एरे पे डॉट सॉर्ट चलाओगे तो ये थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाता है कि सबसे पहले A B फिर C फिर D फिर E नहीं है तो डायरेक्ट K फिर L फिर लॉस एंजलिस, ये पूरा साथ है भाई, ऐसा ना समझो कि A दोबारा वापस आ गया। उसके बाद N और S, इस तरीके से उसने उसको अरेंज कर दिया। ये सिंपल सा एक आपका सॉर्टिंग फंक्शन है। आपके पास एक सिंपल लॉजिकल फंक्शन, एक लॉजिकल सवाल आता है, वो आपसे कहते हैं कि वो आपको एक एरे देते हैं। अब वो आपको कहते हैं कि इस एरे को आप पहले क्या करें, इसको रिवर्स ऑर्डर में करें विद सॉर्टेड, यानी कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएं, बस एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर डायरेक्टली लगाने के लिए फ़र्ज़ करो उन्होंने लूप बना दिया और लूप बना के ये वाला काम कर दिया जो हमने ये वाला किया है, तो ये क्या कर रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लूप चला देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल है कि बड़े नंबर से नंबर छोटा होता जाता है, सही है। अगर वो इस तरह का मिक्सचर दे आपको, जैसे कि पहले हमने नंबर्स का मिक्सचर बनाया और उस पर अगर आप डायरेक्टली ये वाला फंक्शन लगा देते तो वो डिसेंडिंग नहीं कहलाता। तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है, उसके बाद डिसेंडिंग। तो इस तरह से कुछ ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ में, आपको जस्ट बोलेगा इसको यार डिसेंडिंग करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, आप बोलोगे बेहतरीन है, या आप ये वाला लूप लिखोगे और उसको चला दोगे। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सॉर्ट। हो सकता है आप उसको पहले सॉर्ट करोगे ना, आपको वहीं पे रोक देगा, बोलेगा हाँ सही है ठीक है, क्योंकि उसको समझ आ गई कि आपने लफ्ज़ सही सुना कि क्या चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, और डिसेंडिंग को पहले क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है, सही है। कुछ इस तरीके से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। एक बहुत पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बोलते हैं, अ स्क्वायर यूजिंग फॉर लूप, तो इसने तस्वीर नहीं दिखाई है, कोई तस्वीर दिखाए तो मजा है। ये क्या चीज़ है, ये ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर, समझ आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। मैं आपको, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आप हंस रहे हैं फिर आप रोएंगे, इंटरव्यू में आप रोएंगे, मैं बता रहा हूँ रोएंगे। आपसे ये एक सिंपल स्क्वायर छोड़ें, आप ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, और मज़े की बात है ट्राइंगल ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि अब एक फंक्शन बनाओ कि मैं उसको रोज़ एंड कॉलम्स बताऊं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताऊं, उसके मुताबिक वो मेरे लिए क्या बना दे, स्क्वायर बना दे, या मेरे लिए ट्राइंगल बना दे, या मेरे लिए हेप्टागॉन बना ले, सही है। कोई भी ज्योमेट्री का नाम लेगा और बोलेगा मेरे लिए ये बना दें, या वो सर्कल बना दे, सही है। ये एक बहुत कॉमन टिपिकल क्वेश्चन है किसका, प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज़ का। वो आपके सामने एडिटर खोलेगा, बोलेगा लिखो, सही है। और ऐसे केसेस में वो नॉर्मली आपको पता है किस पे कोडिंग कराते हैं, नोट पैड पे। बोलते हैं VS कोड नहीं चाहिए, नहीं इंटरनेशनल। पाकिस्तानी ऐसे सवाल नहीं करते, पाकिस्तानी ये सवाल ज़्यादातर करते हैं कि वो सॉर्ट अगर मैंने चलाया और अगर उसमें 25 ये जैसे हमारा कंडीशन हुआ, इस तरह के ना इंडिविजुअल जो यूनिक चीज़ें होती हैं, याद रखने रट्टा मारने वाली चीज़, पाकिस्तानी नॉर्मली ऐसे सवाल पूछते हैं कि जैसे कि मैंने पॉप चलाया तो पॉप का आउटपुट क्या आता है। ये बहुत एक मशहूर सवाल है। आप ऑब्जेक्ट को इक्वल टू कर दोगे ऑब्जेक्ट के, तो इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या अनडिफाइंड आएगा। वो लोग इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछना पसंद करते हैं, सही है। डॉट मैप का फंक्शन और डॉट फॉर ईच के फंक्शन में क्या फ़र्क है, जब डॉट फॉर ईच था तो मैप क्यों दिया, सही है।
जब फॉर ईच था तो फिल्टर क्यों दिया, दोनों में क्या फ़र्क है, तीनों देने की क्या ज़रूरत थी, मैप, फॉर ईच, और वो जब फॉर ईच से सारा काम हो रहा था, क्योंकि फॉर ईच पहले आया था, बाद में मैप आया, उसके बाद फिल्टर आया। तो ये इस तरह के पाकिस्तानी क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इस तरह के गोरे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं कि ये सॉर्ट कर दो। या एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैंने पता नहीं आप लोगों को दिया था, आपसे पहले वाले बैच को दिया था, मुझे याद नहीं है, जावास्क्रिप्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सिंपल सा था कि भाई मैं आपको दो एरे पास करूँगा, सही है, उन दो एरेज में कोई भी किस्म के नंबर्स होंगे, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन ये किया था कि इन दोनों के आप सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, उस मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उन कॉमन मल्टीपल्स का आप सम निकालेंगे और मुझे वो एज एन आउटपुट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के वो गोरे जो है लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं। अब आपके सामने वो नोटपैड खोलेंगे, बोलेंगे बनाओ, अब आप नोटपैड पे आप बना लोगे, वो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे आपके कंसोल में और आपके सामने ही उसको चलाएंगे और अपनी तरफ से उसको कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे और वो हर एग्जाम्पल उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपने एक्सेप्शन डालनी है। फ़र्ज़ करें कि आपके कोड में कहीं भी डिवीज़न है, सही है, तो जब डिवीज़न है ना तो इफ़ नंबर इट इज़ इक्वल्स टू 0 डालना लाजमी है, ये एक्सेप्शन लगाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो जवाब क्या आता है, यार वो शीट खोलनी पड़ेगी, वो इंटरमीडिएट वाले कौन कौन है, डिनोमिनेटर क्या, इसको आप कैसे पढ़ते हो, 5/10 फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में जो टॉप वैल्यू होती है उसको क्या कहते हो, क्या कहते हो, नहीं भाई ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, सही है जी। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो जब भी न्यूमरेटर हो जाता है क्या 0, तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। तो जब इनफाइनाइट होता है तो आपको एक एक्सेप्शन डालनी है कि अगर आपका नंबर वो डिनोमिनेटर 0 दे रहा है तो रिटर्न वो करेगा दिस वैल्यू इज़ इनफाइनाइट, वो ये चीज़ चेक करता है, आपको बताएगा नहीं, आपको बोलेगा बस भी मुझे काम करके दो, वो बोलेगा भी नहीं कि आपको एक्सेप्शंस डालनी है, वो देखेगा कि इसके अंदर एथिक्स कितनी है, कि किस किस चीज़ तक सोचता है कि इसका कोड ब्रेक ना करे, क्योंकि डिवीजन है तो ये सबसे पॉपुलर ब्रेकिंग पॉइंट है। वो डिनोमिनेटर के लिए 0 देगा, आपका कोड फट जाएगा। अब बोलोगे अरे भाई 0 थोड़ी, तो पागल हो थोड़ी हो, डिनोमिनेटर में 0 आता ही नहीं है, वो बोलेगा भाई नहीं आता, लेकिन यूज़र तो पागल है, वो तो कुछ भी दे सकता है, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम बैक एंड डेवलपर हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरह की चीज़ें आपने प्रोग्रामिंग में सीखनी होती हैं। तो अगर आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं, आप लिख लें जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सही है, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, W3 स्कूल्स भी देती है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है, ये W3 रिसोर्स आ गया, कुछ और ही आ गया। तो यहाँ से बल्कि ये बकवास है, कोई अच्छी सी कोई वेबसाइट हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शुरू में आपको लगता है कि ये क्या फजूल बात है, इस तरह का तो कोई क्वेश्चन जो है वो किसी एप्लीकेशन में, किसी यूज़र इंटरफेस पे, किसी वेबसाइट पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम ये कर क्यों रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर निकालो, इसका ये करो, इसका मल्टीपल निकालो, आपस में माइनस करो, जो रिज़ल्ट आए उसका एब्सोल्यूट बनाओ, उस एब्सोल्यूट बना के मुझे रिटर्न करो, ये क्या बकवास है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बेसिकली आपकी क्या बिल्ड करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कि आप किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस काम करता है। तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस वक्त हमारा इंटरनेट भी मर रहा है, लेकिन आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल होती हैं। अब W3 स्कूल में ये तो बहुत ही फजूल है, क्रिएट अ वेरिएबल कोड कार नेम, असाइन द वैल्यू फॉरवर्ड टू इट।
सही है, बहुत सिंपल सिंपल से यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। शो आंसर, सही है, करेक्ट। तो ये इस तरीके से भी है, डेटा कोड कैम्प भी है, फ्री कोड कैम्प भी है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देती हैं। लीड कोड भी है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बेइंतहा ऐसे एक्सरसाइज मिल जाएंगी, उनका सोल्यूशन भी होगा, सब कुछ होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आप ट्राई करें कि वो आप रिप्लाई करें उसका, सही है। तो इससे आपका खुद का क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग बेटर होगी, क्योंकि इंटरव्यूज़ में जावास्क्रिप्ट इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। खैर, तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारा आज का मुद्दा क्या था, कि हमने एक एरे में से उसके सारी वैल्यूज़ को निकालना है। वो किस तरीके से निकालना है कि हम उसको निकाल के सबको प्रिंट कर दें। अब एक और मसला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है? कोई क्वेश्चन बनाते हैं कोई अच्छा सा। एक काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं, किस नाम की? सिटीज़। सबसे पहले हमारे पास है वही अटलांटा, वही सिएटल, वही NYC, लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तान भी है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। उसके बाद दिल्ली। इंडिया के शहर कौन कौन से? मुंबई, हैदराबाद। सही, अटलांटा, सिएटल, NYC दिख रहा है कि ये किसके सिटीज़ हैं? US के, ये पाकिस्तान के, ये इंडिया के। अब मसला ये है कि मुझे इन सब के नाम प्रिंट कराने, ठीक है। अभी हम इसको ना कुछ भी चेंज नहीं करते, अभी हमने सारा कोड सेम ही रखा हुआ है, सिर्फ हमने सिटीज़ बदल दिया है, तो हम एरे का नाम बदल रहे हैं। बाकी लूप तकरीबन सारा का सारा सेम है। बल्कि ये भी कर लेते हैं, इसको सीधा करते हैं, वरना आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो बहुत सिंपल है, प्लेन है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा? जब तक ये एरे ख़त्म नहीं होती, और हर बार क्या करेगा? I++ करेगा, और सिंपली इधर जो रिप्लाई आएगा उसको प्रिंट कर देगा। इसको चलाएं, इसको जब हम चला रहे हैं तो ये कोई फजूल सी हरकत हुई है, क्योंकि बेसिकली इसमें लाइव सर्वर लगा हुआ है, तो जैसे जैसे हम टाइपिंग कर रहे थे वो उसको चलाया जा रहा है। अब एक मसला हुआ। मसला क्या हुआ? किसमें? इसने सिर्फ 3 आइटम्स प्रिंट किए। ये सवाल हमने कल पढ़ा था कि अगर एक एरे के अंदर दूसरी छोटी एरे हो तो लेकिन वो आइटम एक ही काउंट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम्स थे, ये बात समझ आ रही है? मेन एरे जो है जिसका नाम सिटीज़ है, उसके अंदर कितने आइटम्स हैं? 3। तो उसने वो सीधे सीधे आइटम्स प्रिंट कर दिए। लेकिन मुझे ये तो नहीं करना था, मुझे ये करना था कि मुझे इन सिटीज़ के क्या करने थे? नाम प्रिंट करने थे। तो अब मैं क्या करूँ? क्या? किसका इंडेक्स नंबर? अब जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 0,
तो इसने तीनों एरे में से पहला पहला जो नाम था वो प्रिंट कर दिया, लेकिन ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी उसके अंदर डेटा है वो सारा प्रिंट हो जाए। आप क्या करेंगे? कोई किसी को कोई आइडिया है कि ये कैसे हो सकता है? मैं चाह रहा हूँ कि जब ये लूप्स चलें, जब ये लूप चले तो इसका जितने भी इनके अंदर ये सिटीज़ के नेम हैं जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, ये सब प्रिंट हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? ज़ीरो की जगह अगर आप 3 लिखेंगे तो उसमें तीसरे नंबर पे यानी कि NYC लाहौर और हैदराबाद प्रिंट होगा। 3 बल्कि है ही नहीं, 0.2 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो NYC लाहौर और हैदराबाद प्रिंट होगा। मुझे तीनों चीज़ें चाहिए। क्या यहाँ पे? नहीं, इंडेक्स नंबर ही आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे? उससे क्या होगा? क्या? पहले सवाल आपको समझ आया? ये एरे है, एरे के अंदर एक और एरे है, उस एरे के अंदर कोई डेटा है। मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि जितना भी डेटा है वो मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब पर मसला ये हो रहा है कि जब मैं इधर ये पुराना वाला कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि पहले हमने पढ़ा कि हर एरे के आइटम पे चलता है और इसको प्रिंट करता है, तो मेरे पास तीनों एरे चलते हैं। एक और लूप बनेगा, फिर आई हटा दूँ? यहाँ पे हटा के सही है। ये चीज़ कह रहे हैं आप किस पे? डॉट। उसने तीनों एरेज दोबारा प्रिंट कर दी। हाँ जी, पीछे से किसी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही, शायद आप लोगों ने गौर से सुनी नहीं सुनी, कि हम थोड़ी देर आई थिंक लास्ट वीक में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, नेस्टेड लूप। क्योंकि एक एरे को डी कोड या डी स्ट्रक्चर एक ही लूप कर सकता है, यानी एक लूप एक एरे के ऊपर चलेगा। यहाँ पे मसला क्या हुआ है कि एक एरे के अंदर एक और एरे, तो जब एक एरे के अंदर एक और एरे तो पहली एरे पे पहला ही लूप चलेगा। अब उसके चाइल्ड पे दोबारा से लूप चलाने के लिए हमें एक और लूप की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, लेकिन इसको हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? सही है। और ये जो हमारा कंसोल है, ये अब मेन वाले लूप के बजाय नेस्टेड वाले लूप के अंदर चला जाएगा। अच्छा, कुछ रह गया है, कुछ बाकी है, या अभी इसमें कोई मसले मसाइल हैं? क्या इधर क्या आएगा? ये तो कबाड़ा हो गया। दो लूप और लगेंगे यार। एक लूप और लगाने का मतलब है कि एक नेस्टेड एरे को डिकोड करने के लिए मैं कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3 पे चला जाऊं।
अच्छा एक एक काम करें, यहाँ पे देखिए मसला क्या हो रहा है, ये कब तक चल रहा है, उसकी लेंथ तक, और ये कब तक चल रहा है, लेकिन किसकी लेंथ पे, और सिटीज़ कौन सी एरे है, मेन एरे है। जब पहला लूप चल गया पहली वाली एरे पे, तो दूसरा लूप किस पे चलना चाहिए, छोटी वाली एरे पे, सही है। लेकिन छोटी वाली एरे का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको पकड़ा जा सकता है। वो कैसे, कि मैं सिटीज़ के सामने स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे दूं, आई। तो इसकी जगह पे कौन सा एरे रिटर्न होगा, ये वाला, पहली आइट्रेशन में ये वाला, दूसरी आइट्रेशन में ये वाला, तीसरी आइट्रेशन में ये वाला। ये वाली बात समझ आई। सही है। उसके बाद अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिटीज़ के आगे के लिख रहे हैं ना, या सिटीज़ के आगे आई भी लिख रहे हैं, तो ये किसको डिकोड कर रहा है, मेन एरे को। तो यहाँ पे ये भी तो किया जा सकता था। ये बात समझ आई, ये चलेगी वैसे। ये चल गई। चले, मैंने लॉजिक बना लिया, हम जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे हुआ क्या। देखें, ये सबसे ईजीएस्ट लॉजिक अगर मैं इसको कहूँगा ना, सबसे कोई थकी हुई जो कह लेना कि लॉजिक है, वो है बिल्कुल इजी लॉजिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ हो मैं कहूँगा यार चलो कोई इसमें मुश्किल हो तो मैं बोल दूँ यार हाँ ये मुश्किल है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों कुछ, ये उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं है जिसको नेस्टेड एरे और नेस्टेड लूपिंग का थोड़ा आइडिया पक्का हो, जिसने नेस्टेड एरेज और नेस्टेड लूप्स को सही से समझाओ। ये उसके लिए हलवा है, उसको समझ आएगा ये क्या हो रहा है। किसी भी कोड को जब समझना हो ना, तो हमेशा उस लैंग्वेज की कन्वेंशन को देखा जाता है कि जावास्क्रिप्ट की कन्वेंशन क्या है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम में सबसे पहले आपके पास लाइन नंबर क्या आ रही है, 7। आई में क्या सेट हुआ, 0। इधर आई में क्या है, नहीं 0 है। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, आगे इधर जाना ही नहीं है आपने, आप बस यहीं पे रहें जहाँ तक हैं। आपकी पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि आई किसके बराबर है, तो यहाँ पे आई में क्या है, 0। सिटीज डॉट लेंथ में क्या रिटर्न होगा, किसकी लेंथ, मेन एरे की लेंथ। अगर आप यहाँ पर आकर सिटीज डॉट लेंथ करेंगे तो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 3। क्यों 3 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम और ये कितने आइटम्स हैं, तो उसने क्या रिटर्न किया, 3। तो इस पूरे के चक्कर में क्या रिटर्न हुआ, 3। इधर क्या था, इधर क्या हुआ, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स। कॉन्फिडेंस है क्यों नहीं बोले, डर क्यों रहे हो यार, 0 3 से छोटा है, गुड। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मतलब आपका वो आपका जो लूप है वो चलेगा। उसके बाद ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, +1 होगा लेकिन आखिर में, बात समझ आई। तो इसका मतलब है आई, अभी भी आई की वैल्यू क्या है, 0। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब लाइन नंबर 9 पे क्या शुरू हुआ है, एक और लूप। अब नेस्टेड लूपिंग की एक क्वालिटी थी कि जब तक अब ये छोटा वाला लूप ख़त्म नहीं होता, ये पहले वाले लूप में वापस नहीं जा सकता। अब दोबारा से कन्वेंशन है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब हम 4 पे वापस आए तो किसकी वैल्यू सेट हो रही है, यहाँ पे क्या है यार, 0। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको अगेन लेफ़्ट टू राइट वाली कन्वेंशन पे जाएं तो आपको आसान लगेगा।
सबसे पहले मुझे बताएं कि आई की में क्या सेव हुआ है, 0। तो जब सिटीज़ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और 0 की वैल्यू दूं तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, पहला आइटम क्या रिटर्न करेगा, और पहले आइटम में क्या है, एक एरे खुद। बात समझ आ रही है? तो ये पूरी एरे कहाँ रिटर्न हो जाएगी, इधर। और ये डॉट लेंथ किसकी लेंथ निकालेगा, इस पहले आइटम की, और इसकी लेंथ क्या है 3। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा 3। के में क्या सेव हुआ है 0, और यहाँ पे क्या प्लेस हुआ। अब इसको ज़रा करके देखते हैं कि ये ऐसे हो भी रहा है कि नहीं। हम कह रहे हैं पीसी हैंग हो गया। असल में वो लूप जो है वो बार बार चल रहे हैं और हम कोडिंग साथ साथ कर रहे हैं ना, तो ये इनफाइनाइट लूप्स बन जा रहे हैं बार बार। सही है जी। अब इधर हम इंस्पेक्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम इसको अब चला नहीं पाएंगे जब तक हमें वो नहीं मिलता। कौन सा इनफाइनाइट लूप चल रहा है, अबे यार वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, वो उसको हैंग कर दे रहा है। ये बात समझ आई? क्योंकि वहाँ पर i = 0 मैंने जानबूझ के किया हुआ था। अब सही चला। तो हम बात कर रहे थे इस लाइन की। हमें ये देखना था कि इधर सिटीज़ स्क्वायर ब्रैकेट i डॉट लेंथ में हमें क्या रिटर्न होगा। तो जब हमने किया सिटीज़ तो हमें ये वाली एरे रिसीव होती है, लेकिन इस सिटीज़ के आगे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट और i। लेकिन i में मुझे पता है कि इस पोजीशन पे मेरे पास i में क्या सेव है 0, क्योंकि पहला आइट्रेशन है। तो इधर क्या प्लेस हुआ 0। तो इसने पहला आइटम रिटर्न कर दिया और उसके आगे क्या लिखा हुआ है डॉट लेंथ। तो मैंने चला दिया डॉट लेंथ, तो आपका रिटर्न में क्या आ गया 3। अब आपको समझ में आया 3 कहाँ से आया। तो इस पूरे की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया 3, और इस के में क्या सेव है 0। तो 0 इज लेस देन 3 इज ट्रू। तो उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसको पहले तो के 0 ही रहेगा। अब हम आते हैं इस लाइन पे। अब इस लाइन में थोड़ी सी टेक्निक है दोबारा। अब मुझे ज़रा बताएं कि सिटीज़ में पूरी एरे है, उसके बाद आई में क्या है 0, और ये पूरा हमें क्या रिटर्न करेगा पहला वाला आइटम, पहला वाला आइटम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0। वेरिएबल आई नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसके अंदर वैल्यू क्या हो, तो मुझे भी नज़र आ रहा है आई लिखा हुआ है। सही है। इस पूरे की जगह पे हमें क्या रिटर्न होगा पहला वाला एरे। अब उस एरे पे ये क्या निकाल रहा है के नहीं निकाल रहा हो। के की जगह पे क्या था 0 था, 3 कहाँ से आया 0 था। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि आप वो कह रहा है कि सिटीज़ एरे की पहले आइटम पे जो एरे पड़ी हुई है, पहले आइटम पे जो एरे पड़ी हुई है उस एरे का पहला जो आइटम है वो निकाल के ले आओ। इसको अब हम थोड़ा आसान करके देखते हैं। वो बेसिकली कह रहा है कि सिटीज़ एरे में जो पहला वाला आइटम है उसको क्या रिटर्न हुआ एक और एरे। अब इस एरे का वो कह रहा है कि पहला वाला आइटम, तो उसको क्या रिटर्न हुआ अटलांटा। सही है। ये चीज़ हमने अलग से पढ़ी थी, नेस्टेड एरे में से कैसे हम डेटा निकालते हैं हमने पढ़ा था ये। अब यहाँ पे 4 नेस्टेड लूप नेस्टेड एरे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो चीज़ें आप बेसिक्स में पढ़ रहे हैं ये बार बार इस्तेमाल होंगी और यूज़ होंगी। एक प्रॉब्लम होगा उसमें नेस्टेड फंक्शन यूज़ हो रहा होगा,
उसमें नेस्टेड एरे यूज़ हो रहा होगा, उसमें कॉल बैक फंक्शन यूज़ हो रहा होगा, उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट में मेथड यूज़ हो रहा होगा। जो अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे का फलूदा बनाते हैं और फिर आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन बन के निकलती है। बात समझ आई? अब चलते हैं, ये तो था पहले लूप का पहला आइट्रेशन, और उसके जो सब लूप है यानी कि जो उसका नेस्टेड लूप है उसका भी पहला आइटम। अब उसके सब लूप का जाहिर सी बात है दूसरा आइटम शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला लूप ख़त्म हुआ। तो जब यहाँ पे ये छोटा वाला लूप ख़त्म हुआ तो अभी ये लाइन नंबर 12 पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक ये वाली कंडीशन ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो जब ये पूरा इसकी बॉडी ख़त्म हो गई तो 0 में क्या हो जाएगा? 1। तो अब k की वैल्यू क्या है? लेकिन इसकी जगह अभी भी क्या रिटर्न होगा? लेंथ क्या थी? 3 थी, तो 1 इज लेस देन 3, ट्रू। तो जब ये ट्रू हुआ तो ये वाला दोबारा चलेगा। जब दोबारा चलेगा तो ये बोलेगा ठीक है, अभी बाद में मैं प्लस कर दूंगा, लेकिन अब दोबारा वापस आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आई में क्या होगा? आई में क्या है? 1 है, 0 है? यार यहाँ मैं कमेंट क्यों बनाऊं जब मैंने ये काम सारा किया हुआ है? ये वाला लूप याद है? आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने लूप देखा ही नहीं था। इस लूप में क्या हो रहा है? और यहाँ पे हमने देखा था कि जब पहले लूप का आई 0 होता है तो दूसरे लूप के पहले आइट्रेशन में उसका के भी 0 होता है, लेकिन उसके बाद छोटा वाला लूप चलता रहता है जब तक वो लूप ख़त्म नहीं होता। तो हमने एक स्क्रीन पे बड़ी सी प्रिंट होता हुआ दिखा था 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, ये 10 तक चला था। उसके बाद दोबारा घूम के चला था 1 0 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से 100 वैल्यूज़ प्रिंट हुई थी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें मुश्किल ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। आपको पता ही नहीं है कि कब आई में क्या रिटर्न हो रहा है और कब के में क्या रिटर्न हो रहा है। मेन मसला ये है। अब हम ये डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, इवन हमने काउंटर भी देखे, बताया कि मैंने बताया कि ये आइट्रेशन नंबर 1 है, ये आइट्रेशन नंबर 2 है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि एक चीज़ पढ़ के आ चुके हैं लेकिन उसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये आपका प्रॉब्लम। बात समझ रहे हैं? और आप जो आपके साथ आईसी वाले बच्चे हैं, आप ज़रा उनसे बताइएगा कि अभी तक मैं जितना टाइम लगा के इस चीज़ पे पहुंचा हूं, उन्होंने ये सब चीज़ें उनको कितने टाइम में सारी बताई थी जब तक ये जो सारी आप अभी तक पढ़ रहे हो। उनसे ज़रा पूछिएगा एक बार। सही है? इतना स्लो जाने के बावजूद, क्योंकि सीधी बात है मुझे भी ये बच्चों वाला काम लगता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मैं पहले से पढ़ के आ चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने यहाँ तो पहले ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ हो या उनको थोड़ा बहुत आता हो, तो वो लोग बोल रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बातें रिपीट हो रही हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये बच्चों वाली चीज़ भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्योंकि आपने इसको एक दफ़ा भी कुछ भी लिख के नहीं देखा है। आपको पता ही नहीं है कि जब नेस्टेड लूप होता है तो वो किस तरीके से प्रिंट आउट करता है। हालांकि हमने इसके 3 एग्जाम्पल्स देखे थे नेस्टेड लूप के। बात समझ आ रही है? तो ये प्रॉब्लम देखें, ये आपका मसला है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक छोटा कंपोनेंट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगले वाले इस जगह पे यूज़अप होगा। तो अगर वो पुरानी वाली चीज़ में उतना टाइम लगा के आ रहा हूँ, मैं अब दोबारा यहाँ पे लिख के यही वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ कि भाई आई में 0 क्यों आया, के में 0 क्यों आया, फिर के में 1 क्यों हुआ और आई में 0 क्यों रहा, तो ये तो अब शर्म की बात है। बात समझ आ रही है? जब ये वाला लूप चल रहा है तो आई में 0 ही रहेगा जब तक ये वाला लूप ख़त्म नहीं होता। तब तक ये मेन लूप की फर्स्ट आइट्रेशन कहलाती है और आपके माइनर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता। और ये टर्मिनेट कब होगा? जब इस एरे के आइटम्स ख़त्म हो जाएंगे। सही है? तो ये नेस्टेड लूपिंग है बट डायनेमिक है कि जितनी आपकी एरे है उतना ये चलेगा। और ये एरे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अगर ये ऐसे होता
तो अब इस वाले एरे के केस में ये 4 दफ़ा चलता और इन दोनों केसेस में ये 3 बार चलता, क्योंकि ये डायनेमिकली जनरेटेड है। ये ऑटोमेटिक खुद रीड करता है कि कितने आइटम से मुझे चलना है। तो ये दोबारा मैं कह रहा हूँ एक बहुत बेसिक, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप रिएक्ट में और बैकएंड लॉजिक्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा तो कैसा काम होता है। ठीक है, तो अगेन जो आपको मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये हम जो इंडेक्स पे ये चीज़ें लिख रहे हैं, ये मैं 1000 दफ़ा एक ही चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग है। ये मैंने बैच 1 और बैच 2 में सीखा है कि जो यहाँ पे मोस्टली आवाम आ रही है उसके पास प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने ख़ुद जो यहाँ पे वो शहाब होता है उसको मैंने कहा था कि यार हम लोग ना पहले बेसिक प्रोग्रामिंग को लेके चलते हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब एक बच्चे को पता ही नहीं है कि लूप क्या होता है, तो मैं उसको सीधा सीधा बता दूँ भाई जावास्क्रिप्ट में ऐसे लूप बनता है और मैं आगे चला जाऊँ, वो तो बैठ जाएगा। अब उसको नेस्टेड का मकसद नहीं पता, उसको नेस्टेड एरे का मतलब नहीं पता, तो वो कैसे पढ़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो कम से कम आपको ये चीज़ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? इतना काफ़ी है कि आप यही नेस्टेड लूप, ये जो मैंने बनाया था डिट्टो, अगर ये डिट्टो लूप आप अपने पीसी पे करते हैं ना तो आज आपको ये मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि जब i 0 है तो k 0 कब होगा, k 1 कब होगा, अगर k 1 है तो i 0 क्यों है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया था। बात समझ आ रही है? फिर भी अगर हम इसको यहाँ से उठाते हैं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर हम चलाते हैं, तो अब ज़रा गौर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। पेरेंट कौन है? आई। अच्छा, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स लूपिंग थी, यानी कि 3 लूप बनाए गए थे। ये बात आपको समझ आ रही है? तो ज़्यादा बेटर है कि मैं ये जे हटा दूं और यहाँ जे की जगह पे क्या लिख दूं, बल्कि ये जे ही है, आई के बाद हमने जे लिखा हुआ है, लगता है मैंने के उड़ा दिया, लेकिन चलें। अब देखें ये क्या कह रहा है। जब i 0 है तो आपके केस में k है, इस वक्त ये क्या है, j है, बात सेम है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो j की वैल्यू क्या है, उसके बाद j की वैल्यू क्या है, लेकिन i की वैल्यू क्या रही, 0, और i की वैल्यू तब तक 0 रही जब तक j लूप अपने आखिरी नंबर तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही j अपने आखिरी नंबर पे पहुंच गया, अगली ही आइटरेशन में i की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब i की वैल्यू 1 अटकी रहेगी जब तक दोबारा से j अपने आखिरी वैल्यू पे नहीं पहुंचता। अब यही काम यहाँ पे हुआ था कि पहला लूप चला, इसके कितने आइटम्स हैं, 3, मतलब ये कितनी बार चलेगा, 3 बार। जब वो अपने पहले लूप में आया तो अब उसका छोटा वाला लूप चला ये, अब इसमें कितने आइटम्स हैं, तो छोटा वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 3 बार। छोटा वाला लूप पहले 3 दफ़ा चलेगा, उसके बाद वो आइटम नंबर 2 पे जाएगा, फिर अब ये 4 दफ़ा चलेगा, फिर वो आइटम नंबर 3 पे आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये नेस्टेड लूपिंग है। इस तरीके से आप एरेज के ऊपर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास सिंपल सी, थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं इससे। अभी हमारे पास मैप, फिल्टर और फॉर ईच अभी भी रिमेनिंग है, सही है, वो भी एरे मेथड्स में आता है, लेकिन अभी उसको हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। उसके बाद एक स्प्लाइस भी है, तो वो लेकिन वो ईजी हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो वो हलवा है, सीरियसली हलवा है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एक अब हमारे पास चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं? ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी है, और ऑब्जेक्ट एक किस्म की क्या है? डेटा टाइप। जिस तरीके से एरेज है वैसे ही क्या है? डेटा टाइप्स और सॉरी ऑब्जेक्ट। अब एरे की क्वालिटी क्या है कि एरे में डेटा कैसे सेव होता है? इंडेक्स वाइज, ठीक है। और इसकी एरे की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स। अब ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता। इसके आइटम्स को हम किससे पहचानते हैं? की वैल्यू पेयर से। किससे? ये इसकी क्या है? की, और ये क्या है? और बीच में क्या होता है? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से पता लगता है ये उसकी क्या है? की, ये उसकी क्या है? वैल्यू। अब ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। फर्ज करें ये की 1 है और ये उसकी वैल्यू 1 है। बीच में क्या आता है? कॉमा, और कॉमा के बाद एक और की और एक और वैल्यू। मेरी नज़र में जो मुझे समझ आता है, जब मैंने जैसे इसको खुद को समझाया था, ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है। अगर आप खुद देखें तो ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल किस तरीके से है कि की 1 जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या सेव हुई हुई है? वैल्यू 1। उसी तरीके से की 2 एक वेरिएबल है जिसमें क्या सेव हुई हुई है? वैल्यू 2। क्योंकि इसको कॉल कराने का भी तरीका तकरीबन सेम ही है कि वेरिएबल में से कोई डेटा निकालना होता है तो आप क्या करते हो? उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो, तो आप उसके अंदर जो डेटा सेव हुआ है वो आपको बता देता है। यही सेम काम किस में होता है? ऑब्जेक्ट्स में। तो अब मेरी की का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है? 25। इसको थोड़ा लेकर आते हैं हम लोग दोबारा अपने इंस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सही लगता है। सही है। अब ये किस वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है? ए में। अब आपके पास अगर एरे होता तो आप क्या करते? ए के आगे कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लगाते और यहाँ पे क्या लिख देते? लेकिन अब नीचे वो क्या दे रहे हैं? अनडिफाइंड, क्योंकि एरे नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। आप क्या लगाते हो? डॉट। आप डॉट लगाओगे और क्या लिखोगे? एज। तो उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया? 25। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये तकरीबन वेरिएबल ही होता है, बस इसको ये बताना होता है कि ये वेरिएबल किस ग्रुप में सेव हुआ है। तो ग्रुप का नाम क्या है? ए, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? एज। तो उसने उसकी वैल्यू बाहर निकाल दी। इसकी वजह क्या है? मैं इसको अंदर क्यों वेरिएबल कहता हूँ? क्योंकि इसके अंदर भी हर वो चीज़ सेव हो सकती है जो कि एक वेरिएबल में सेव हो सकती है। एग्जाम्पल, अभी हमने इसमें क्या सेव कराया हुआ है? नंबर। ऐसे ही मैंने लिख दिया माई की। पहले हमने नंबर सेव करा लिया, अब मैं क्या सेव करा रहा हूँ? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ग्रुप का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट, उसके वैल्यू का नाम, सॉरी की का नाम। तो की का नाम क्या है? माई की, और उसने नीचे क्या आउटपुट दे दिया? स्ट्रिंग, जो कि हमने उसकी वैल्यू सेव करवाई थी। इसके अलावा हमारे पास और क्या तरीका हो सकता है? इसमें क्या सेव हो सकता है? और बूलियन सेव हो सकता है। तो अब हम डॉट माई की करेंगे तो वो क्या आउटपुट दे रहा है? बूलियन। इसके अलावा और कौन सी डेटा टाइप है? पहले एरे आते हैं। एरे हम देते हैं, एरे में हम कुछ भी वैल्यूज रख लेते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगेन वही तरीका, ए डॉट माई की, तो उसने आपको क्या रिटर्न कर दी? पूरी की पूरी एरे। ये बात समझ आ रही है? अब इस एरे के आपको अगर सारी वैल्यूज़ निकालनी है तो कैसे हम उस पर लूप चलाएंगे?
var I is equals to 0, I is less than a dot my key dot length I प्लस प्लस console dot log I। बात समझ आई? ये सही है? कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है? पक्की बात है? फिर से देख लो। आई हमने, अच्छा इसको मैं एंटर करता हूँ, क्या प्रिंट हुआ? इसने इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दिया है, इसने आइटम्स तो प्रिंट ही नहीं किया। वजह क्या नहीं लिखा? कहाँ पे? लिखा हुआ तो है, ए तो है। ये है तो क्या आई स्क्वायर ब्रैकेट में लगाऊं? आई के साथ ऑब्जेक्ट का नाम लगाना है? कैसे? करली ब्रैकेट? समझ में नहीं आ रहा कैसे कह रहे हैं आप। मतलब आप कह रहे हैं करली ब्रैकेट लगाऊं, उसके अंदर क्या लिखूं? ए नॉम, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में ए डॉट करली ब्रैकेट हटा दूं, ए डॉट माई की, ऐसे? क्या चीज़? हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है, उस की वैल्यू क्या है? एरे। तो यहाँ पे इसके बजाय वो रिटर्न क्या कर रहा है? एरे। लेंथ उसके एरे पे ही लग रही है। अच्छा एक और आया है, ए डॉट माई की, इसको मिटाते हैं, सफाई करते हैं। ए डॉट माई की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब किसी को समझ आया क्या हुआ? देखिए कन्वेंशन को फॉलो करें आप, जो अपनी दिमाग में ना फलूदा जल्दी बना लेते हैं, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, आसान रखें। अब आपसे सिंपल वो मैं पूछ रहा था इसमें क्या मिस्टेक है, हालांकि आप लोगों ने लोकेशन फाइंड आउट कर ली थी कि मसला हो कहाँ पर है, सही है। मैंने आपको ये भी पहली बारी में बता दिया कि भाई जो आई होता है वो इंडेक्स नंबर प्रिंट करता है, सही है। तो हमें इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए था, हमें उसकी वैल्यूज़ चाहिए थी। जब हमें उसकी वैल्यूज़ चाहिए तो हमें पता था कि हमारे ए डॉट माई की हमें क्या रिटर्न कर रहा था? एरे। थोड़ी देर पहले बार बार हमने यही चीज़ें टाइप की हैं। तो जब हमें वो सारी चीज़ें वही एरे मिल रही है तो ये एरे वाला कन्वेंशन वापस नहीं आ जाएगी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले, वो तो सिंगल एरे था, ये तो ड्यूअल एरे है। थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई करें और कॉन्सेप्ट को देखें। यहाँ पे आपका गिचपिच क्या हो रहा है कि आपको रीड करने के जो तरीके हैं ना वो पक्के नहीं हैं, कि एरे में से रीड कैसे कराना है, ऑब्जेक्ट में से रीड कैसे कराना है, फिर एक एरे के अंदर एरे है तो मुझे कैसे रीड कराना है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है तो मुझे कैसे रीड कराना है। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि देखिए मसले मसाइल ऐसे उठते हैं। अभी तो आप कहीं पहुँचे ही नहीं हैं। एक एरे है, यहाँ पे मैंने लगा दी थी माई
कि इसके अंदर एक हमारे पास एरे है, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सही है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्टूडेंट है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, सही है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास फेवरेट्स हैं, इस फेवरेट्स में हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर हमारे पास एक और एरे है, इस एरे के अंदर एक और एरे है जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र आईडी है और इस यूज़र आईडी है 100, सही है। और इस पर अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है किसमें सेव हो गया, ए में। अगर आपको ये चीज़ देखनी है ना कि आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है कि मैं एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, उसमें से कोई भी चीज़ निकाल के ले आऊँगा, कहीं भी फंसा हुआ हो, तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप फिर ये चीज़ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, ये दिखने में इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये परेशानी कब ख़त्म होगी, जब आपको एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के जो डेटा निकालने का तरीका है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ। अगर मैं बोलूँगा एरे का आइटम नंबर 3 चाहिए, तो आप बोलो सर ये आप एरे का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, 2 लिख दें, आपको तीसरा आइटम मिल जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँगा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कुछ भी XYZ, तो आप बोलें सर इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट लिखें, XYZ लिखें, आपको फंक्शन मिल जाएगा। आपको इस तरीके से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की फ़लाँ प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है और एरे की फ़लाँ आइटम कैसे निकाला जाता है। फिर आपको जितना भी इस तरह की नेस्टिंग हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। और इस चीज़ को हम जेसॉन कहते हैं, जो अभी आपके सामने है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम बाद जब आप रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो मेरा एक बहुत पसंदीदा असाइनमेंट है, वो है इस डेटा को लेके कार्ड्स बनाना। देख रहे हैं ये मैचिंग लग रहा है इससे, कि एक छोटा सा ये सबसे सिंपल जेसॉन है, इससे ख़तरनाक भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना हो, अगर आप बैकएंड डेवलपर बनेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में रहेगी, बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं ना तो फिर आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। क्या HTML? अच्छा, तो जैसे कि अब ये क्वाइन गेको है, तो क्वाइन गेको से अगर आपको कोई डेटा निकलवाना है तो आपको किस फॉर्मेट में देता है, वो जेसन फॉर्मेट में देता है। और उसका जो जेसन फॉर्मेट होता है ना, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो जब आप वो बहुत ज़्यादा आसान जेसन देखते हो ना, तो फिर अच्छे खासा अगर आप एक्सपर्ट लेवल के भी बंदे हो ना तो भी आपके पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि दिमाग ख़राब, इसको अब मैं डिकोड कैसे करूँगा। तो इसको वो बंदा बहुत ईजिली ले जाता है जिसका ये वाला तरीक़ाकार आसान, जिसका ये दिमाग में बैठा होगा ऑब्जेक्ट में से मुझे कोई प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है, एरे में से मुझे कोई प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है, और ये आप अल्टीमेटली सीख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, सही है। और जब तक आप रिएक्ट में पहुंच रहे हैं आपको ये चीज़ 110% परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्ट तक पहुँचते पहुँचते ये चीज़ परफेक्ट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर लिखूँ और मैं आपसे कहूँगा बेटा जो मेन वेरिएबल क्या है ए, मुझे क्या चाहिए यूज़र आईडी, तो मुझे आप पूरी स्टेटमेंट बना के दोगे। अगर आप ये मुझे पूरी स्टेटमेंट नहीं बना के दे दे तो आप रिएक्ट में अच्छा खासा फंसोगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी तो ये डेटा स्ट्रक्चर अभी आपको आसान दिख रहा है, जब ये रिएक्ट में आएगा तो रिएक्ट में किसी सर्वर से आएगा, आपको सर्वर के रिस्पॉन्स में से डेटा निकालना होता है, वो और ख़ुद एक
आपस में एक ख़तरनाक चीज़ है। बात समझ आ रही है? तो प्रैक्टिस लाजमी है, वरना आपको कुछ समझ में चीज़ नहीं आने वाली। तो ये कॉइन गेको है। मैंने जैसे कहा था ये बहुत आसान है, और ये मैंने कॉइन गेको का जो एपीआई है उस एपीआई का सबसे आसान यानी कि सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेरी है ना वो चलाई है। अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे चलेंगे ना, अगर आप इस पेज पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी खतरनाक किस्म की क्वेरीज हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इस सबसे पहली वाली क्वेरी जो कि सबसे आसान क्वेरी है, ये लिस्ट वाली, वो ये है, तो नीचे और क्या होगा? सही है। अब आपके पास ये क्लाइंट आ सकता है, आपके पास ऐसा क्लाइंट आ सकता है, वो आपको कहे कि भाई कॉइन गेको से डेटा उठाओ और मेरे पास ये वाली प्रोसेसिंग करो, ये कैलकुलेशन करो, और मेरे पास फ्रंट एंड पे ये वाला टेबल जनरेट करा के दे दो। ये मैं कॉइन गेको की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर काम किया है। सही है। तो मुझे पता है कि इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एक आपस में एक टेंशन है। इतना बड़ा इसका ये डेटा है, अब वो मुझे आके कहता है कि इसमें से ये मार्केट ये प्राइस निकाल के ले आओ, USDT की ये प्राइस निकाल के ले आओ, सेंटिमेंट्स की ये प्राइस निकाल के ले आओ। तो पहला मसला तो क्या है कि मुझे वो URL ढूंढनी पड़ती है जिसमें वो डेटा है। उसके बाद वो जो URL मुझे डेटा रिटर्न करती है उसको मुझे उस डेटा को समझना पड़ता है। अब उस डेटा में एक जगह जाके मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है मुझे उसको साफ़ सुथरा करके बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये मैंने चीज़ लिखी है कि आपको ए गिवन है, आपको क्या निकालना है? यूज़र आईडी। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है? प्योर ऑब्जेक्ट और एरेज पे। अगर आपको प्योर ऑब्जेक्ट और प्योर एरेज का आइडिया नहीं है, आप बहुत बुरा फंसेंगे। और अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो आपको पता है ये एक एरे में देता है। पहले क्या है? एरे। मतलब इसके हर आइटम को निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या चलाना पड़ेगा? लूप। यार ये डिपेंड करता है कि उसको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। अब मेरे केस में उसको 18 फील्ड चाहिए थी एक कॉइन की। अब एक कॉइन की 18 फील्ड चाहिए थी तो मुझे 7 दिन लगे थे उसको साफ़ सुथरा करने में। क्या? मैन्युअली नहीं देखते, इसके खुद अपनी टेक्निक्स भी हैं, लेकिन फिर उस तक पहुंचना, वो कोड करना कि वो ब्रेक ना हो, वो थोड़ा आपस में एक टेंशन होती है। क्योंकि हम डिफरेंट सिनारियोज़ को चला के देखते हैं एग्जांपल्स पे कि 5 अलग अलग कॉइन्स, क्योंकि ये हो सकता है कि एक दफ़ा यूज़र आईडी जो है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक दफ़ा यूज़र आईडी फेवरेट्स के अंदर आ रही है, कभी कभी हो जाता है कि ये यूज़र आईडी स्टूडेंट के डायरेक्टली अंदर आ जाएगी। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ होगा कि फेवरेट्स के ही अंदर तुम्हें मिलेगी, और अगर ये यूज़र आईडी यहाँ नहीं आई, यहाँ आई, तो आपका कोड क्रैश। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, उसको बार बार अलग अलग एग्जांपल्स में चेक करना पड़ता है कि सही है, वरना हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो इसको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करके दिखाते हैं। फिर आप उसको, आपका ये फिर आपकी जजमेंट है कि अब ये एरे से मैं डेटा कैसे निकालूंगा, फिर एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है इससे कैसे निकालूंगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है उससे कैसे निकालूंगा, उसको आखिर में क्लीन करके कैसे डेटाबेस में सेव करूँगा। इस पूरे डेटा को मैंने साफ़ सुथरा करके एक MySQL के डेटाबेस में स्प्रेड आउट किया था कि मतलब एक MySQL का टेबल था। जिन्होंने MySQL कभी देखी हो तो वो सिंपल एक एक्सेल के टेबल की तरह होती है। तो उसमें बस सिंपल कॉइन का नाम था, कॉइन का सिंबल था, कॉइन की मार्केट प्राइस थी, कॉइन का सेंटिमेंट स्कोर था, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। ये इसको इसमें से डेटा निकालना बैकएंड का हिस्सा है, इसको साफ़ करना बैकएंड का हिस्सा है, और इसको डिस्प्ले कराना फ्रंट एंड का हिस्सा है। दोनों मैंने ही किए थे क्योंकि ये पूरी फुल स्टैक जॉब थी। सही है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से आपको एरेज और ऑब्जेक्ट्स का अच्छे से आइडिया होना चाहिए।